हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वो यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि अशोक की जो धर्म नीति थी उसका क्या महत्व है और उसका साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो अशोक की धर्म नीति प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसने मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश पर गहरा प्रभाव डाला। अशोक कौन, जिन्हें कि हम महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी धर्म नीति को अपनाया। ठीक है, इस नीति ने अशोक के शासक में एक नई दिशा दी जिसमें नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता, कल्याणकारी शासक पर जो है बल दिया। मतलब अशोक ने जो है धर्म नीति को अपनाया था और इस नीति के अपनाने के बाद अशोक का जो साम्राज्य था, शासन था, उसको एक नई दशा जो है मिली थी। ओके, तो वो क्या क्या पॉइंट है तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो किसके बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है धर्म की परिभाषा और इसका उद्देश्य। अशोक की धर्म नीति मूल्य रूप से एक नैतिक और सामाजिक आचरण संहिता थी। मतलब कि इसकी जो नीति थी वो कैसी थी, मूल रूप में नैतिक और सामाजिक। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि साम्राज्य के सभी नागरिक, मतलब जितने भी साम्राज्य में जितने भी नागरिक हैं उनके बीच अहिंसा और नैतिकता की भावनाओं को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पद्धति नहीं थी। मतलब ये धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं था, पूजा पद्धति भी नहीं थी। तो क्या होता था? तो इसमें ऐसे सिद्धांत शामिल थे जो सभी धर्मों के लोगों को स्वीकृत थे। मतलब इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिनको कि सभी धर्म के लोग जो है स्वीकार कर सकते थे। इसका आधार बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और अहिंसा, करुणा, संयम और सत्य जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित था। मतलब कि ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी ना, ये इन सब चीज़ों पर आधारित थी। ओके, तो हमने देखा कि ये जो धर्म नीति है ये क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है कलिंग युद्ध का प्रभाव। मतलब ये जो युद्ध हुआ था इसका क्या प्रभाव हुआ? तो कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मतलब कि जो युद्ध था ना, ये अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था कि लाखों लोग मर गए थे और घायल हुए, जिसके दृश्य ने अशोक के मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न किया। मतलब कि इस युद्ध में बहुत सारे लोग मरे, जिससे कि अशोक को जो है पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के भीषण परिणाम ने उन्हें हिंसा से घृणा और अहिंसा तथा करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। मतलब ऐसा परिणाम हुआ, इतना भीषण परिणाम हुआ कि उसमें हिंसा के प्रति जो अशोक के मन में क्या हो गई, घृणा उत्पन्न हो गई। और अशोक ने निश्चय किया कि वो अब हिंसा और करुणा के मार्ग पर जो है चलेगा। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सैन्य विस्तार नीति को त्याग दिया। ठीक है, मतलब सेना का विस्तार करने वाली जो नीति थी इसको त्याग दिया और धर्म के प्रचार प्रसार के मार्ग को अपनाया। तो इस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक ने धर्म नीति को अपनाया था। ओके, अब हम बात करेंगे कि धर्म नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। ओके, तो अशोक की धर्म नीति कई महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल थे। मतलब अशोक की जो धर्म नीति थी उसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है शामिल थे, जिनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य समाज में नैतिक और मानविक मूल्यों की स्थापना करना था। ओके, अब ये सिद्धांत जो है निम्नलिखित है। तो कौन कौन से सिद्धांत है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला जो है सिद्धांत वो है अहिंसा। तो सभी जीवों के प्रति दयालु और अहिंसा का पालन करना। मतलब जितने भी जीव है उनमें उनके प्रति कैसा भाव रखना? दयालु, और उनके संग कैसा व्यवहार करना? अहिंसा का पालन करना। ओके, दूसरा जो है सहिष्णुता। तो विभिन्न धर्मों और विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। मतलब जितने भी धर्म है उनमें विश्वास करना और उन सबका सम्मान करना। ओके, तो ये दो सिद्धांत हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सुधार। तो माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, सामाजिक व्यवहार में मर्यादा, ये सब जो इसका सिद्धांत था। ओके, इसके बाद चौथा है प्राणी मात्र के प्रति करुणा। तो इंसानों के साथ साथ पशुओं और पक्षियों की देखभाल और उनकी रक्षा करना। मतलब इंसानों के संग तो अच्छे से व्यवहार करना ही करना, साथ में जो भी पशु पक्षी है उनकी भी सुरक्षा करना। ठीक है,
इसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है सत्य और साम्य। सत्य बोलने और आत्मसाम्य का पालन करने पर जोर देना। तो ये जो है कुछ सिद्धांत है जो कि धम्म नीति के सिद्धांत थे। ओके, अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है धम्म नीति का प्रचार प्रसार। तो अशोक ने धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न उपाय अपनाए, जिनमें से कुछ थे, मतलब कि इस नीति का प्रचार और प्रसार करने के लिए अशोक ने बहुत सारे जो हैं उपाय अपनाए थे। वो कौन कौन से हैं, एक एक को हम जानेंगे। जिसमें से फर्स्ट हमारा है धम्म लेख। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत को विभिन्न शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया। मतलब कि जो शिलालेख होते हैं और जो भी स्तंभ होते हैं उस पर उन्होंने क्या किया, अपने जो धम्म के सिद्धांत थे उनको खुदवाया। जो कौन सी लिपि में थे, तो जो ब्राह्मणी, खरोष्टी और अन्य भाषा में जो लिखे गए थे। ये शिलालेख भारत के विभिन्न भाग, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैले हुए। मतलब कि अशोक के जो धम्म के सिद्धांत के जो शिलालेख थे और स्तंभ थे जो कि उसने खुदवाए थे वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है फैले हुए हैं, वहाँ पर वो मिलते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है धम्म महात्मा। तो अशोक ने विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म महात्मा कहा जाता था। इसका काम साम्राज्य में घूम घूम कर अशोक के धम्म का प्रचार करना और लोगों को नैतिकता और धर्म के महत्व को समझाना था। मतलब कि अब धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो कुछ लोग भी तो होने चाहिए, इसीलिए अशोक ने जो है कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई जिन्हें कि धम्म महात्मा कहा जाता था। ये क्या करते थे, तो ये उसका जो भी साम्राज्य था, जहाँ पर अशोक का साम्राज्य फैला था वहाँ पर घूमते थे और लोगों को जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को धर्म के महत्व के बारे में समझाते थे। ओके, इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है दूतों का प्रेषण। तो अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांत के प्रचार के लिए अपने दूतों को विदेशी राजाओं के दरबार में भी भेजा। मतलब कि अपने जो दूत थे उनको जो है विदेश के जो राज दरबार है वहाँ भी भेजा और यहाँ पर भी धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। इसमें से प्रमुख दूतों को श्रीलंका, मिस्र, सीरिया व अन्य देशों में भेजा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। मतलब इन्होंने अपने स्तर पर अपने साम्राज्य पे तो किया ही किया, लेकिन विदेश पर या फिर अन्य साम्राज्य पर, अन्य राष्ट्रों पर भी जो है इसका प्रचार और प्रसार किया। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ पॉइंट की, जो कि बात करता है साम्राज्य पर धम्म नीति का प्रभाव। मतलब कि धम्म नीति तो अपना ली अशोक ने, लेकिन साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अशोक की धम्म नीति का मौर्य साम्राज्य पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। व्यापक का मतलब बड़ा और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जो है असर पड़ा। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से समझेंगे तो कुछ बिंदु देखेंगे, जिसमें कि पहला है सामाजिक सुधार। अशोक की नीति ने समाज में नैतिकता, दया, सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। सामाजिक भेदभाव और हिंसा में कमी आई, जिससे जनता में शांति और सद्भावना की भावना बढ़ी। मतलब कि अशोक की जो भी धर्म नीति थी इसका ये प्रभाव पड़ा कि जो अशोक का साम्राज्य था उसमें सामाजिक सुधार हुए, यहाँ पर भेदभाव और हिंसा में जो है कमी आई। ओके, दूसरा प्रशासनिक सुधार। तो अशोक ने धम्म नीति के तहत प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जनता के कल्याण पर ध्यान दें और उनके साथ दयालुता और न्याय का व्यवहार करें। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रशासनिक है उसमें भी सुधार हुए। वहां पर वो जो काम करने लगे वो किसके लिए काम करने लगे, जनता के कल्याण के लिए। और यहाँ पर उन्होंने जनता के प्रति कैसा भाव रखा, दयालु और न्याय का व्यवहार किया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि बात करता है अहिंसा का सिद्धांत। तो साम्राज्य की सैन्य नीति में भी परिवर्तन आया। अशोक ने सैन्य अभियानों को रोक दिया और पड़ोसी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए। जैसे कि हमने देखा कि अशोक के पास जो है एक बहुत बड़ी सेना थी और वो अपनी सेना का विस्तार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने धम्म नीति अपनाई यहाँ पर उसने जो अपनी सैन्य नीति जो उसमें परिवर्तन किया और सैन्य अभियान जो थे उनको रोक दिया। साथ ही उनके जो पड़ोसी देश थे उसके संग कैसा संबंध स्थापित किया, शांतिपूर्वक। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है धार्मिक सहिष्णुता। ये बात करता है कि धम्म नीति के कारण अशोक ने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। मतलब कोई भी धर्म हो उसको समान महत्व जो है अशोक ने दिया। इससे साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता का वातावरण बना। मतलब कि अब जो राजा है वो सभी धर्मों को महत्व दे रहा है, तो इससे जो है धार्मिक समुदाय जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वहां पर सबके प्रति जो है एक जैसा वातावरण जो है बना। ओके,
इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है आर्थिक विकास। तो अशोक ने सामाजिक कल्याण के लिए सिंचाई परियोजना, सड़क निर्माण, चिकित्सालयों की स्थापना जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी, जिससे साम्राज्य में आर्थिक विकास और जनता के जीवन स्तर में सुधार हुआ। मतलब कि अब अशोक जो है अपने देश को, अपने साम्राज्य को जो है बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है उसने स्टार्ट की, जिससे आर्थिक विकास तो हुआ ही हुआ, साथ ही जनता के जीवन में भी सुधार हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे 6 पॉइंट की, जो कि है धम्म नीति की सीमाएं। मतलब कि इस नीति की जो है कुछ सीमाएं भी थी क्या, तो हाल की धम्म नीति ने कई सकारात्मक प्रभाव डाले, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इसके जो है बहुत अच्छे प्रभाव थे और व्यापक स्तर पर थे। फिर भी इसमें जो है कुछ सीमाएं थी। अशोक की धम्म नीति सेना और युद्ध नीति में परिवर्तन के कारण मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। मतलब अशोक ने जो अपनी सैन्य शक्ति थी उसमें जो है परिवर्तन किया, युद्ध नीति में परिवर्तन किया, जिससे कि मौर्य राज्य की जो सैन्य शक्ति थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। उनके उत्तराधिकारियों के पास उनके जैसा नेतृत्व और दूरदृष्टि नहीं थी, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मतलब कि जब सैन्य शक्ति ही कमजोर है तो इससे क्या हुआ कि जो साम्राज्य है वो भी कमजोर होने लगा। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो बात करता है कि अशोक की धम्म नीति ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। यह एक ऐसी नीति थी जिससे सम्राट अशोक को केवल एक शासन ही नहीं बल्कि एक महान सामाजिक नैतिक सुधार के रूप में भी स्थापित किया। उनकी नीतियों ने मानवता, सहिष्णुता और नैतिकता की भावनाओं को बढ़ावा देकर भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।